अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज एक ख़ास किस्म का लेक्चर होने जा रहा है। और इस लेक्चर में आज हम एनटीएस के सवालात का जायज़ा लेंगे। एनटीएस के साबिक़ा पेपर्स में से मैंने कुछ सवालात इकट्ठे किए हैं जो अभी तक की हमारी तैयारी से मुतल्लिक हैं। यानी अभी तक जो हमने मौज़ूआत की तैयारी की है, उन मौज़ूआत से मुतल्लिक सवालात मैंने इकट्ठे किए हैं और इन सवालात का आज हम जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। और आपने गौर करना है कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, उन टॉपिक्स के मुतल्लिक ही क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है अ सक्सेसफुल टीचिंग स्ट्रेटजी इन विच a small team in which small teams each with students of different levels of ability use variety of learning activities to improve their understanding of the object। तो एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी जिसमें स्टूडेंट्स टीम्स की शक्ल में सरगर्मियां परफॉर्म करते हैं और each member of the team is responsible not only for learning what is taught। तो हर बच्चा अपनी लर्निंग का भी जिम्मेदार है, but also for helping teammates learning, thus creating an atmosphere of achievement। तो टीम में हर बच्चा न सिर्फ अपनी लर्निंग का जिम्मेदार है बल्कि दूसरे बच्चों की लर्निंग का भी जिम्मेदार है। तो दूसरे बच्चों की भी हेल्प करने का जिम्मेदार है। तो ऐसी कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें बच्चे जो हैं वो लर्निंग के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, लर्निंग के लिए एक दूसरे के मुआविन होते हैं, लर्निंग के लिए एक दूसरे के मददगार होते हैं। वो कौन सी है? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है? क्या वो ग्रुप डिस्कशन मेथड है? क्या वो प्रोजेक्ट मेथड है? या क्या वो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है या साइंटिफिक मेथड? तो आप जानते हैं कि हमने कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक पढ़ी थी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी हमने पढ़ी थी। और ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें बच्चों के माबेन इंटरडिपेंडेंस होता है। जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपने सीखने के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अपने सीखने के जिम्मेदार भी हैं और जो कुछ उन्होंने सीखा है वो दूसरे को सिखाने के जिम्मेदार भी हैं। यानी बच्चा खुद अपने सीखने का जिम्मेदार भी है, लेकिन साथ साथ उसके ऊपर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अपने साथ साथ दूसरे बच्चे को भी सिखाएगा। तो इसका जवाब तो ये है। देखा आपने, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं, वही स्टेटमेंट है जो हमारे लेक्चर में मौजूद थी। आपने गौर किया? बिल्कुल हूबहू यही चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में बताई थी जो पेपर में आई हुई हैं। तो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग रेफर्स टू अ मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा तरीका कार है पढ़ाने का वेयर एम्फेसिस इज ऑन। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, और वो बात ये है कि एमसीक्यू की जो इबारत होती है, बस जैसे ये सवाल की इबारत जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसे कहा जाता है स्टेम तना। और ये जो ऑप्शंस हैं, अब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब ये ऑप्शंस दो तरह के हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन होता है उसको कहा जाता है की, और जो बाकी ऑप्शंस होते हैं ना, उनको कहा जाता है डिस्ट्रैक्टर्स। यानी आपकी तवज्जो हटाने वाले, आपको असल रास्ते से हटाने वाले, असल हदफ से हटाने वाले, सही जवाब से आपकी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट कर देने वाले ऑप्शंस को
डिस्ट्रैक्टर्स या गलत ऑप्शंस कहा जाता है। अब हम गलती क्या करते हैं, मैंने ये अक्सर देखा है, मैं भी क्या करता था एक दौर में, कि ये जो हम स्टेम है, हम स्टेम पर कम गौर करते हैं, हम स्टेम को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को तेजी से पढ़ते हैं, तेजी से, और तेजी से पढ़ के फौरन हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑप्शंस, और ऑप्शंस को देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, जवाब ढूंढने लगते हैं। अच्छा, जवाब ढूंढ क्यों रहे हैं आप? जवाब इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आपने स्टेम को समझा ही नहीं। अगर आपने स्टेम को धीरे धीरे पढ़ा होता, अगर आपने स्टेम को अच्छे तरीके से समझा होता, अगर आपने इबारत को अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा होता, तो जवाब ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता। आपको डिस्ट्रैक्टर्स के ऊपर, ये जो गलत जवाब हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की भी ज़रूरत कम पड़ती। तो हमें आप अपने ऊपर भी गौर करें, क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? अक्सर लोग ऐसा करते हैं, 99% लोग ऐसा करते हैं कि वो जो ये स्टेम है, इसको बड़ी तेज़ी से पढ़ जाते हैं। इसको बड़ी तेज़ी से पढ़ते हैं स्टेम को, और स्टेम को बड़ी तेज़ी से पढ़ के फ़ौरन नीचे जाते हैं, ऑप्शन देखने लगते हैं, कौन-सा सही है, कौन-सा सही है, कौन-सा सही है, कौन-सा सही है, और ऑप्शंस आपको कर देते हैं कन्फ्यूज़। तो जब आपने स्टेम को ना समझा हो, तो फिर ऑप्शंस क्या कर देंगे, ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे, और जब ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो आप सही जवाब का पता ही नहीं लगा सकते। तो याद रखने वाली बात है, बहुत अहम बातें हम सीखेंगे इस लेक्चर में, ये भी एक तरह का लेक्चर है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग रेफर्स टू अ मेथड ऑफ टीचिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़ाने का ऐसा तरीका है वेयर एम्फेसिस इज ऑन, जहाँ पे क्या होता है, ज्यादा जोर किस चीज पे है भाई? कोऑपरेटिव लर्निंग पे ज्यादा जोर है। कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, टीम बना के एक दूसरे को सिखाना, एक दूसरे को सिखाना। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? एक दूसरे की मदद से सीखना, एक दूसरे की, तो स्टूडेंट एक दूसरे की मदद से सीखते हैं, ये इसका कंसेप्ट है। तो अब जवाब देखें, सोशल वर्क, तो सोशल वर्क नहीं है। देखिए, सोशल वर्क कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं है, ठीक है? सोशल वर्क क्या है? सामाजिक काम। सामाजिक काम यानी मुआशरे के लिए जो आप कोई काम करते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, ज़रूरतमंदों के काम आना, ये सोशल वर्क है, ठीक है? तो ये कोऑपरेटिव लर्निंग तो नहीं है ना। हाँ, ये कोई काम है जो आप मुआशरे में या मुआशरे को फ़ायदा देने के लिए करते हैं। टीम टीचिंग, अब आप बाज़ लोग ये सोचेंगे कि ये सही जवाब हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग में हम टीम्स बना के छोटे-छोटे ग्रुप्स बना के काम करते हैं। तो हो सकता है ये सही जवाब हो, टीम टीचिंग। नहीं, टीम टीचिंग नहीं है। टीम टीचिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। टीम टीचिंग क्या है? टीम टीचिंग कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलकर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएँ। यानी एक सब्जेक्ट है, जैसे मैथ एक सब्जेक्ट है, और मैथ को 2 या 2 से ज़्यादा टीचर मिलकर पढ़ाएँ, तो इसे क्या कहते हैं? टीम टीचिंग। इंशाल्लाह ये भी हमारे कोर्स में आएगी। और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, तो कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है, उस पे ज़्यादा ज़ोर होता है? नहीं, उस पे भी नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे और बच्चे के दरमियान ज़्यादा रिलेशन होता है, यानी टीम में जो बच्चे हैं उनका आपस में ज़्यादा रिलेशन होता है। तो एक चीज़ बच जाती है, आपको पता है थिंक पेयर शेयर, हमने कोऑपरेटिव लर्निंग में पढ़ा था थिंक पेयर शेयर, यानी सोचें, एक टेक्निक पढ़ी थी ना, एक सोचें थिंक, पेयर फिर आपस में पेयर जोड़ा बना ले, और शेयर जोड़े में जो दो बच्चे, एक बच्चा अपनी सोच दूसरे के साथ शेयर करेगा, दूसरा अपनी सोच पहले के साथ शेयर करेगा। देखा, ये होती है कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी दोनों बच्चे एक दूसरे को सिखाने के जिम्मेदार, एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करेंगे। दोनों ने सोचा, दोनों को आपने कोई सवाल दिया, कोई प्रॉब्लम दी, दोनों ने उस सवाल के ऊपर, प्रॉब्लम के ऊपर अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी राय सोची, और राय सोचकर उन्होंने ग्रुप बना लिया, जोड़ा बना लिया, दो बच्चों ने मिलकर जोड़ा बना लिया।
और फिर अपनी अपनी सोच एक दूसरे के साथ शेयर की। तो जब अपनी अपनी सोच एक दूसरे के साथ शेयर की तो दोनों बच्चों ने एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाया। ये है कोऑपरेटिव लर्निंग। जी हाँ, और थिंक पेयर शेयर हम पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। फिर आ गया जी, नेम दी इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। ये 4 स्ट्रेटजीज नीचे लिखी हुई हैं। इनमें से कौन सी इनोवेटिव है? इनोवेटिव अनोखी, जदीद, जिसमें जिसमें बहुत सी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं, जिसमें इनोवेशन लाई जा सकती है, जिसमें जिद्दत पैदा की जा सकती है, ऐसी कौन सी है? तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ। डिफरेंशिएशन, क्या ये है? डिस्कशन, क्या ये है? लेक्चर्स, और आखिरी है जिगसाज। अब देखें, लेक्चर हो गए, ये पुराने दौर की चीजें हैं, आप इनको इनोवेटिव नहीं कह सकते, जिद्दत पसंद चीज, जिद्दत पसंद स्ट्रेटजी नहीं कह सकते। डिस्कशन भी पुराना, बहस मुबाहिसा डिस्कशन, ये भी एक पुराना मेथड है, ठीक है जी। और डिफरेंशिएशन यानी फर्क करके पढ़ाना, ये भी कोई नया मेथड नहीं है। तो इनोवेटिव क्या है? जदीद, वो है जिगसा। जिगसा आपने पढ़ी थी, जिगसा स्ट्रेटजी, ये कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटजी है, जिसमें बच्चे, जैसे पहेली होती है ना, पहेली के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाकर वो पहेली मुकम्मल करती है, या तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाकर तस्वीर को मुकम्मल किया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं? एक टास्क को मिलकर मुकम्मल करते हैं और मिलकर उस टास्क को कंप्लीट किया जाता है। तो ये बड़ी लंबी डिटेल थी जो हमने पूरा इस पे एक लेक्चर देखा था। तो जिगसा बड़ी जिद्दत पसंद, बड़ी जदीद, बड़ी नई और इनोवेटिव किस्म की टीचिंग स्ट्रेटजी है, जबकि बाकी जो हैं, बाकी रवायती टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। अच्छा, फिर हम चलते हैं आगे। अब देखें कोऑपरेटिव लर्निंग कितनी खास है, इसमें से कितने ज्यादा सवाल आता है। द टर्मिनोलॉजी थिंक पेयर शेयर इज लिंक्ड विद थिंक पेयर शेयर। अब जैसे ये ना लफ्ज आए तो ये है कोऑपरेटिव लर्निंग का तरीकाकार। थिंक पेयर शेयर कोऑपरेटिव लर्निंग की एक स्ट्रेटजी है, एक टेक्निक है। थिंक पेयर शेयर में क्या होता है जी? एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। क्या बच्चे तजर्बे से सीखते हैं? क्या बच्चे तजर्बा करके सीखते हैं? कोई एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं? डेलिब्रेट लर्निंग होती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है, या एक्टिव लर्निंग होती है? आप गौर करें, कोऑपरेटिव लर्निंग हमने जब पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में जो स्टूडेंट होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पे बच्चे खुद एक्टिव होते हैं और खुद एक्टिव होकर एक दूसरे को सिखाते हैं। दो बच्चे एक सवाल पर अपनी अपनी राय खुद सोचते हैं और फिर जोड़ा बना लेते हैं, और एक बच्चा अपनी राय दूसरे को बताता है, दूसरा बच्चा अपनी राय पहले को बताता है। यूं दोनों बच्चे एक्टिव हैं, दोनों बच्चे एक्टिव होकर एक दूसरे को सिखा रहे हैं। तो ये है इसका सही जवाब, एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग होती है थिंक पेयर शेयर में। जी हाँ, तो फिर चलते हैं। तो याद रखें, जो कुछ आपने सीखा है, जो कंसेप्ट, वही की है, वही चाबी है, उसी से हल होंगे जो आपने लेक्चर में सीखे। अब देखें, लेक्चर की एक एक बात हेल्प करेगी इसमें। अच्छा, स्टूडेंट्स प्रोबेबली आर नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन। कौन सा ऐसा तरीकाकार है, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते, पैसिव रहते हैं, सामीन बने रहते हैं, बैठ के सुनते रहते हैं? तो क्या वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है? क्या वो लेक्चर मेथड है? क्या वो डिस्कवरी मेथड है, इंक्वायरी मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है? बताएं जी, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर मेथड, आपको पता है कि बाकी जो मेथड हैं उनमें, मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में बच्चे
के सामने कोई तजर्बा करके दिखाया जाता है, तो इसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है? डिस्कवरी मेथड यानी कोई तजर्बा करके बच्चे खुद कोई तजर्बा करें और तजर्बा करके कोई चीज़ मालूम करें, कोई चीज़ दरियाफ्त करें। या इंक्वायरी मेथड, ये भी हमने पढ़ा था, तफ्तीश का मेथड। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस इन सब तरीके, ये सारे जो तरीके हैं, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, मोर स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी इनमें बच्चा एक्टिव होता है। लेकिन आपको पता है कि आपने पढ़ा था कि लेक्चर मेथड जो है, लेक्चर मेथड में जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव नहीं होते। एक्टिव कौन होता है? टीचर। टीचर आके पढ़ा रहा होता है, नॉलेज बच्चों में ट्रांसमिट कर रहा होता है, सिर्फ टीचर एक्टिव होता है, बच्चे इसमें एक्टिव नहीं होते। देखा आपने कितने आसान सवाल थे। फिर ये भी हम पढ़ चुके हैं। अथॉरिटेरियन टीचिंग फोकसेस ऑन, ये जो अथॉरिटेरियन टीचिंग है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अथॉरिटेरियन टीचिंग जो है ये क्या होती है, इसमें ये कौन सी टीचिंग होती है? ये टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है। देखें, अथॉरिटेरियन टीचिंग, ठीक है जी, अथॉरिटेरियन यानी कि जैसे होता है ना, मैंने बताया भी था कि जाबिर और काहिर किस्म की टीचिंग। हमारे यहाँ की जो टीचिंग है वो अथॉरिटेरियन टीचिंग है, जिसमें एक टीचर जो है वो चाहता है कि क्लास के ऊपर उसका फुल कंट्रोल हो और वो जो तय करे वही हो, वो जो सबक पढ़ाए वही सबक पढ़ा जाए, वो जब टेस्ट ले तभी टेस्ट दिया जाए, बच्चे टीचर की मर्जी से चलें, बच्चों की कोई मर्जी नहीं। यानी ये जमहूरी तरीका नहीं है, डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं है, ये अथॉरिटेरियन। जी हाँ, आमिराना आमिराना टीचिंग जिसे कहते हैं। टीचर एक आमिर की तरह, एक जाबिर और काहिर आमिर की तरह क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखता है, बच्चों को बोलने नहीं देता, हंसने नहीं देता, खेलने नहीं देता। तो ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड। टीचिंग मटेरियल नहीं भाई, टीचिंग मटेरियल का अथॉरिटेरियन टीचिंग से टीचिंग मटेरियल का तो ताल्लुक नहीं है। चाइल्ड सेंटर तो ये हो नहीं सकती, आमिराना किस्म की जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर नहीं हो सकती। एक्सपीरियंसेस से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको टीचिंग के स्टाइल बताए थे ना, ये टीचिंग का स्टाइल है। एक टीचिंग का स्टाइल है जिसमें अहमियत टीचर की होती है, जिसको अथॉरिटेरियन टीचिंग कहते हैं, और एक टीचिंग स्टाइल है जिसमें अहमियत बच्चे की होती है, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल भी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबल डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप वर्क? जो ग्रुप वर्क है, ग्रुप वर्क का कौन सा, इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो ग्रुप वर्क का नुकसान है? तो ग्रुप वर्क का नुकसान हमने डिस्कशन में पढ़ा था कि डिस्कशन में बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। हमने कोऑपरेटिव लर्निंग में भी पढ़ा था कि बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, और वहां हमने पढ़ा था कि ग्रुप्स में मसला क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या डिस्कशन में जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो ग्रुप्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चों में अनइक्वल पार्टिसिपेशन। बाद बच्चे बड़े तेज होते हैं, बड़े लायक होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, तो वो आगे चले जाएंगे, वो ज़्यादा बोलेंगे, वो ज़्यादा हिस्सा लेंगे, और जो बाकी हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं, शाय हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, जो सामने आना पसंद है, वो पीछे रह जाएंगे। तो अनइक्वल पार्टिसिपेशन, ये ग्रुप वर्क का बड़ा नुकसान होता है कि ग्रुप वर्क में कुछ बच्चे जो हैं वो कम पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह लर्निंग बराबर नहीं हो सकती, इस तरह लर्निंग जो है वो बराबर नहीं हो सकती। तो ये जो बाकी है ना, न्यू मेथड है, ये बात भी नहीं है सही। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो एक ही इसका जवाब है, अनइक्वल पार्टिसिपेशन। आपने पढ़ा भी है, आपको याद होना चाहिए कहाँ पढ़ा। तो आगे है जी, टीचर परफॉर्म्स सम टास्क्स। मैंने देखा है बाज़ लोगों ने इसका कुछ और जवाब लगाया हुआ, जो सही है उसको नहीं, गलत गलत जवाब लगाया। अब देखें ये क्यों होता है, जब आप स्टेटमेंट पे गौर नहीं करते, आदत डालें अपने अंदर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने की,
स्टेटमेंट में हिंट होते हैं जो आपको गाइड करेंगे टुवर्ड्स द राइट आंसर। टीचर परफॉर्म्स सम टास्क्स, टीचर बच्चों के सामने कुछ टास्क परफॉर्म करता है। एंड स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, और स्टूडेंट खड़े होके क्या कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। द फीचर ऑफ टीचिंग मेथड्स, दिस रेफर्स टू, ये कौन सा टीचिंग मेथड है, आपको याद होगा कौन सा, डिमॉन्स्ट्रेट, मुजाहिरा करना। जी हाँ, तो क्या ये लेक्चर मेथड है? बाज़ लोगों ने लेक्चर मेथड, भाई लेक्चर मेथड में टीचर मुजाहिरा नहीं करता, कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता। लेक्चर मेथड में क्या होता है, मैंने बताया भी था आपको, बड़ी डिटेल से पढ़ाया। लेक्चर मेथड में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है, इंफॉर्मेशन बच्चों में स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है। जबकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर क्या करता है, बच्चों के सामने कोई टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, कंप्यूटर कैसे ऑफ करना है, कंप्यूटर को रिफ्रेश कैसे करना है, या कोई गैस कैसे बनानी है, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे करवाना है। इस किस्म के टास्क बच्चे के सामने करके दिखाना, ये होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। टीचर टास्क परफॉर्म करे और बच्चे खड़े देखें, तो इसे क्या कहते हैं, इसे डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं। भाई आप लोगों को चाहिए, जरूरी है कि सवाल की इबारत पर बहुत गौर किया करें। तो देखें हिंट छुपे। आगे क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इनटू, ये बात याद रखें। एजुकेशन की बुनियादी डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन रवैये में तब्दीली का नाम है। क्या फर्द में तब्दीली का नाम है, या एक क्लास में तब्दीली का नाम है, या इल्म में तब्दीली का नाम है? तो याद रखना है, एजुकेशन रवैये में तब्दीली का नाम है। हम अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से पहचाने जाते हैं। तो एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन हमारे बिहेवियर में मनपसंद तब्दीली लाती है, मनचाही तब्दीली लाती है, या मुस्बत तब्दीली पैदा करती है, ताकि हम इस मुआशरे के एक मुनफरिद, एक फायदेमंद और एक बेहतरीन फर्द बन सकें। जी हाँ, तो एजुकेशन एक जनरल क्वेश्चन है जो मैंने डाल दिया, बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन। तो एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है, वो अमल जो हमारे रवैये में मुस्बत तब्दीली पैदा करे। अच्छी तालीम मुस्बत तब्दीली पैदा करेगी और बुरी तालीम मनफी तब्दीली पैदा करेगी। देखें ना, तालीम रवैये में तब्दीली पैदा करती है, एक अनपढ़ शख्स को पढ़ा लिखा बना सकती है, एक गुस्सेल शख्स को, जज्बाती शख्स को बड़ा ही धीमे मजाज का बना सकती है तालीम। जी हाँ, काइनेस्थेटिक लर्निंग। अब मैं ये कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो अभी आपने यानी कि कोर्स में पढ़े नहीं है, लेकिन आप अपनी समझ से, अपनी अकल से और अपनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन से भी इनको हल कर सकते हैं। काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, ये कौन सा स्टाइल होता है, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल? आगे ही आएंगे, लर्निंग स्टाइल आएंगे, लर्निंग स्टाइल आएंगे। जैसे मैंने आपको टीचिंग स्टाइल पढ़ाया ना, अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, इसी तरह मैं आपको लर्निंग स्टाइल भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ देखें, काइनेस्थेटिक पे गौर करना है। जो साइंस पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं काइनेटिक हरकत को कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो हरकत करने वाली चीजों में पाई जाती है। तो ये जो लफ्ज है ना काइनेस्थेटिक, इसका ताल्लुक भी हरकत से है। काइनेस्थेटिक लर्निंग क्या होती है, ये सीखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे हरकत करके नहीं, कोई काम फिजिकली कोई काम करके सीखते हैं। फिजिकली अपनी जिस्मानी तवानाई, अपनी जिस्मानी हरकत, अपने जिस्मानी मसल्स, अपने पट्ठों का इस्तेमाल करके कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, और टास्क परफॉर्म करने के दौरान सीखने का अमल होता है। तो काइनेस्थेटिक लर्निंग में क्या बच्चे हीरिंग और स्पीकिंग से सीखते हैं? नहीं,
क्या वो तस्वीरें देख के सीखते हैं? नहीं। क्या वो पहले किसी चीज को देखते हैं और फिर उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं? नहीं। स्टूडेंट कैरिंग आउट फिजिकल एक्टिविटीज, काइनेटिक हरकत। तो ये काइनेस्थेटिक लर्निंग एक ऐसा तरीका कार है जिसमें बच्चे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कौन सी एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी। कोई चीज बना दी, कोई मॉडल बना दिया, कोई जो है वो मॉडल पेश करना है, साइंस मॉडल, आर्ट मॉडल, कुछ बना दिया। कोई कुआं बना दिया, कोई दीवार बना दी, कोई चार्ट बना दी। तो फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे से करवाएं और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए बच्चा सीखे, तो इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। जी हाँ, देखा आपने। अच्छा, फिर मैंने एक और सवाल यहाँ दिया, अ मेथड विच हेल्प्स दोज चिल्ड्रन। ऐसा कौन सा मेथड होगा जो ऐसे बच्चों की मदद करे जिनमें लैकिंग वर्बल स्किल, जिनमें वर्बल स्किल ना हो या कम हो, बातचीत करने के जो स्किल्स होते हैं। वर्बल स्किल से मुराद क्या? वर्बल स्किल्स, बातचीत करने के स्किल्स, कम्युनिकेट करने के स्किल्स, अपनी बात दूसरों के सामने पेश करने के स्किल्स, खुद को एक्सप्लेन करने के स्किल्स, वजाहत करने के स्किल्स। तो ऐसे बच्चे जिनमें वर्बल स्किल्स ना हो, कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, बातचीत करने के स्किल्स ना हो, उनके लिए कौन सा मेथड बेहतर रहेगा? उनके लिए कौन सा मेथड जो है वो बेहतर रहेगा? तो उनके लिए क्या पीयर टीचिंग, कि उनको कोई दूसरा बच्चा सिखाए, या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उनके लिए हेल्पफुल होगा, फीडबैक देना, या टास्क लिस्ट, उनको आप एक लिस्ट पकड़ा दें? नहीं, एक्टिव लिसनिंग। ऐसे बच्चों के लिए एक्टिव हो के सुनना। ऐसे बच्चे जो बोल चाल कम सकते हैं, जिनमें बोलने की सलाहियत, या आप कह सकते हैं जिनमें बोलने की सलाहियत नहीं है या कम है, या जुबान में लुकनत है, इस तरह की जो स्किल्स जो है ना, नहीं है, वर्बल स्किल्स नहीं है, उन बच्चों के लिए एक्टिव होके सुनना, ऐसे तरीके आजमाना जिनके जरिए वो एक्टिव होके सुने और सुनकर सीखें, ये तरीके उनके लिए बेहतरीन है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन जो है, इसका जवाब हमने कैसे निकाला? अपनी समझ से, अपनी अकल से, और इबारत को अच्छे तरीके से समझ के। जी हाँ। तो फिर एक और सवाल आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासरूम टीचिंग स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सा तरीकाकार क्लासरूम की टीचिंग स्ट्रेटजी नहीं है? अब जरा सवाल पर गौर करें। इनमें से, इन चार में से कौन सा तरीकाकार क्लासरूम में इस्तेमाल नहीं होता बतौर टीचिंग स्ट्रेटजी? डिस्कशन तो क्लासरूम में इस्तेमाल होता है। इंक्वायरी या गाइडेड इंस्ट्रक्शन, ये भी तो क्लासरूम में सवाल जवाब, तफ्तीश करना, रिसर्च करना, ये भी तो क्लासरूम में इस्तेमाल हो सकता है, होता भी है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्लासरूम स्ट्रेटजी है ना भाई, क्लासरूम के अंदर ही तो इस्तेमाल होती है। ट्रिप्स तफरीह के लिए, सैर और सयाहत के लिए जाना, ये क्लासरूम एक्टिविटी नहीं है। देखें कितना आसान सवाल, ये आप अपनी समझ से, अपनी अकल से, अपनी जहानत से कर सकते हैं। तो एनटीएस में बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बड़ी अमूमी किस्म के होते हैं, जनरल होते हैं, जिनको आप जरा सा गौर करें तो आप हल कर सकते हैं। तो ट्रिप जो है, आपको पता है वो क्लासरूम की एक्टिविटी तो नहीं है ना भाई। ट्रिप तो बाहर निकल के आगे पीछे जाके सीखना, मुतालियाती दौरा जिसे आप कहते हैं, किसी इलाके का, किसी किले का, किसी दरिया का, किसी तारीखी जगह का दौरा करना और सीखना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। फिर ये क्वेश्चन था, सोक्रेटिक मेथड मैंने आपको पढ़ाया था। द स्टेटमेंट डिसिप्लिन्ड क्वेश्चनिंग इज टू गेट द ट्रूथ ऑफ द मैटर। सुकरात जो था वो ये कहता था कि जो है वो क्वेश्चनिंग एक ऐसी टेक्निक है, क्वेश्चनिंग एक ऐसा तरीका है, मरबूत किस्म की, मंजूम किस्म की क्वेश्चनिंग, डिसिप्लिन्ड क्वेश्चनिंग के जरिए आप किसी मामले की, किसी मुद्दे की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। आप किसी मामले की असलियत, सच्चाई
तक पहुंचना चाहते हैं तो मुनज़्ज़म किस्म की क्वेश्चनिंग, मुनज़्ज़म किस्म के सवालात करके आप पहुंच सकते हैं। तो ये कौन सी टेक्निक है? ये सोक्रेटिक टेक्निक है, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग है, सोक्रेटिक मेथड है, जिसमें बच्चों से सवालात और जवाबात किए जाते हैं। ये पूरा हमने पढ़ा था। सोक्रेट्स का ये मकोला है, सोक्रेट्स, सुकरात जिसे हम कहते हैं। तो देख लें जी, ये हैं आज मेरे ख्याल में 13-14 क्वेश्चन थे और मैंने सोचा मुनासिब समझा कि इनके ऊपर आज लेक्चर बनाया जाए और आपको आगाह किया जाए कि देखें हमारा कोर्स कितना फ़ायदेमंद है। एक-एक चीज़ जो हमने इस कोर्स में पढ़ी, वो हमारे काम आई है, इन 13-14 सवालात को पढ़ने में, समझने में। अब देखें एनटीएस में वही चीज़ें आई हैं जो हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं। अब आपके ऊपर है कि आप उनको कितना सीरियस लेते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सीरियस नहीं भी लेते। शुरू में बहुत ही एक्टिव थे और अब तकरीबन गायब हो चुके हैं। उनको पता भी नहीं है वो किधर है। पता नहीं वो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी कामयाबी का दारोमदार इसी पे है कि आप इस कोर्स को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। तो देख लें एक-एक टॉपिक कोऑपरेटिव लर्निंग जो-जो हमने पढ़ा उसी से मुतल्लिक हूबहू मिन ऑन वही क्वेश्चन आए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी ये कोर्स इसी तरह जाएगा और आप देखेंगे पेडागोजी का पूरा पोर्शन आपको आता होगा पेपर में, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।